Hello dear students, welcome back to our YouTube channel once again. My name is Nazneen Sheikh and since we have started with foundation course, chapter 1 हमने already शुरू कर दिया है, overview of Indian society. जो students ने बाद में हमारा lecture देखा है वो please description में हमारा already part 1 और part 2 का link mention है, तो आप जाकर देख सकते हो. आज हम start करेंगे part 3 से. ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है आपके कल्चरल डाइवर्सिटी से रिलेटेड मेन फीचर्स कवर कर दिया है हमने, उसी के साथ साथ डेमोग्राफिक कंपोजिशन कर दिया है. सेकंड पार्ट में इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, अदर रिलीजन्स के ऊपर मल्टीपल हमने स्टडी जो होती है वो की है, कंपैरेटिव स्टडी की है. आज जो हम स्टार्ट करने वाला है दैट इज़ कास्ट वाइज कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन. इंडियन पॉपुलेशन को कास्ट में किस तरीके से डिवाइड किया गया है और उसका इम्पैक्ट जो है वो आगे क्या रहा है. लेट अस गो थ्रू देम वन बाय वन. The word caste comes from the Spanish word casta. The word caste comes from the Spanish word casta, which means race or breed. Race or breed. Social stratification का मतलब होता है, stratification का मतलब होता है यहाँ पर डिवाइड करना, सोसाइटी को डिवाइड करना. अब रेस और ब्रीड बोला जाता है, उसका मतलब इसीलिए अलग अलग रेसेस है, राइट. तो यहाँ पर क्या बोल रहा हो कि द कास्ट सिस्टम एज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ पेक्यूलियर टू इंडिया, यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ बहुत पहले से ओरिजिन होकर आया है हमारी कंट्री में. द कास्ट सिस्टम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी. Although many of its features are found in other religious groups like Christian, Muslims and Sikhs. सिर्फ हिंदू सोसाइटी में ही कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके अलावा अदर रिलीजन्स जो मेंशन किए हैं, रिलीजियस ग्रुप क्रिश्चियन, मुस्लिम्स एंड सिख्स, इसके अंदर भी आपके कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. देयर इज़ नो सिंगल वैलिड थियोरी दैट कुड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कास्ट. अभी ऐसी कोई थियोरी नहीं बनी है जो कास्ट के बारे में आपको बता सके. कास्ट के ऊपर कभी कोई थियोरी बनकर नहीं आई है कि कास्ट को एग्जैक्टली सोसाइटी में एग्जिस्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली द रोल ऑफ रिलीजन्स. Some scholars equate the caste system with the original old Varna system which classified individuals into 4 groups. अब कुछ religion scholars होते हैं जिन्होंने क्या किया था, इस कास्ट सिस्टम को बनाया. तो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखने बोला गया है जिसके ऊपर ये कास्ट सिस्टम बना है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था. ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कास्ट डिसाइड होती थी, उसको रिप्लेस कर दिया बर्थ ने. हमने हमारे पार्ट 1 में इसको पढ़ा था. क्या पढ़ा था हमने कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या होता है, आपका कास्ट जो होता है वो डिसाइड होता है, डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पर जो 4 वर्ना सिस्टम आपको दिया गया है, ओल्ड वर्ना सिस्टम जो कि आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड था, जिसको रिप्लेस कर दिया बर्थ ने. तो अब यहाँ पर ये 4 आपके कास्ट सिस्टम है विच इज़ इम्पॉर्टेंट. वन इज़ योर, द वेरी फर्स्ट वन विल बी योर ब्राह्मण्स. जैसे मैंने आपको बोला था, जो रिलीजियस प्रीचर्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, रिलीजन की पढ़ाई सबसे ज़्यादा करते हैं, जो हमारे रिलीजन स्कॉलर्स होते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनकी बातें हम सुनते हैं, जिनके लेक्चर सुनते हैं और उनके साथ हम कम्युनिकेट भी करते हैं. कई बार अगर कोई क्वेरीज होती है उनके पास जाते हैं, तो दे आर नोन एज ब्राह्मण्स. नेक्स्ट इज़ क्षत्रियास, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रूलर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वॉरियर्स होते हैं. जैसे किंग हो गए, दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर क्षत्रियास. नेक्स्ट आते हैं आपके वैश्यस, जो कि बिजनेसमैन, हमको पता है, मनी लैंडर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, राइट. तो बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं ज़्यादातर, दे आर अ पार्ट ऑफ योर वैश्यास ग्रुप. शूद्रास, जैसे मैंने कहा था आपको कि जो वर्कर्स और लेबरर्स होते हैं, इनको इस कास्ट सिस्टम में माना जाता है कि दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ कास्ट, दैट इज़ योर शूद्रास. सो 4 कैटेगरी है कास्ट में, हमको समझ में आ गई है. पहला है आपका ब्राह्मण, देन वी हैव क्षत्रियास, देन वी हैव वैश्यास एंड द लास्ट वन इज़ योर शूद्रास. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल ऑफ कास्ट, शेड्यूल ऑफ कास्ट का मतलब यहाँ पर अलग होता है. शेड्यूल का मतलब होता है, जैसे हर चैप्टर के पहले हमको एक इंडेक्स दिया होता है, उस इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है, सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होता है. इसी तरीके से हर एक आर्टिकल में, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स है, तो उस आर्टिकल्स में डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, इसलिए साइड में एक अपेंडिक्स एज ए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मेंशन होती है. तो वो शेड्यूल का मतलब यहाँ पर होता है. शेड्यूल का मतलब शेड्यूल कास्ट बिल्कुल भी नहीं है, शेड्यूल ऑफ कास्ट, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर. ऑर्डर 950, यानी कि इस शेड्यूल ऑफ कास्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्डर 950 लिस्ट दैट 1108 कास्ट आर देयर. दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी में 1108 कास्ट जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. नेक्स्ट इट सेज दैट द 2011 सेंसस, यानी 2011 में जो पॉपुलेशन की स्टडी की गई थी, डेमोग्राफिक स्टडी हम जिसको बोलते हैं, उसने क्या बताया, 16.6% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट एंड 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन टू शेड्यूल ट्राइब्स. यानी कि हमने पढ़ा है SC और ST के बारे में यहाँ पर, राइट. SC
कितना है SC का पॉपुलेशन 16.6% और ST का पॉपुलेशन दैट मीन्स scheduled ट्राइब्स का पॉपुलेशन कितना है 8.6%. So that is how your scheduled caste and scheduled tribes population is being divided. Now we should know why there is a need for caste system. ये क्या क्या चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में. जैसे हमने पढ़ा कोई थियोरी तो नहीं बनी है कास्ट को लेकर कि कोई थियोरी बनती है उसके बेसिस पे कास्ट फॉर्म की गई है हमारी कंट्री में, कोई रिसर्च हुआ है जिसके ऊपर हमारी कंट्री में कास्ट फॉर्म की गई है, ऐसा कुछ नहीं. देयर आर डिफरेंट रीजन्स और फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व बिहाइंड फॉलोइंग दिस कास्ट सिस्टम. द वेरी फर्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इज द मेन फैक्टर. अब जो रिलीजन है, जैसे हर एक रिलीजन में कहा गया है ना, सिर्फ हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम नहीं है. यू हैव योर कास्ट सिस्टम इन क्रिश्चियनिटी, इन इस्लाम, इन सिखिज्म एज वेल. तो ये सारे रिलीजन्स में भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है? सो द मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर इज़ योर रिलीजन. यानी जो रिलीजन है वो सबसे बड़ा, क्योंकि रिलीजन होता है उसी के अंदर तो कास्ट और सब कास्ट होता है. अगर कोई रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कास्ट और सब कास्ट होगा ही नहीं. तो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इज द मेन फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम. नाउ हिंदू कास्ट सिस्टम इज लुक्ड अपॉन एज अ डिवाइन ऑर्डेन्ड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है हमारे कास्ट सिस्टम में, जो कि हिंदू कास्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. डिवाइन ऑर्डेन्ड इंस्टीट्यूशन यानी कि सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ों को पवित्र बहुत ज़्यादा माना जाता है इनके धर्म के हिसाब से. बिलीव्स इन री इनकारनेशन एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा. री इनकारनेशन का मतलब होता है कि हमको यहाँ से आत्मा की शांति की जब हम बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट योर री इनकारनेशन. और उसी के साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा. कर्मा का मतलब यहाँ पर क्या है? वॉट एवर यू आर डूइंग विल कम बैक टू यू. आपके अगर अच्छे डीड्स रहे हैं, अच्छे काम किए हैं आपने, तो आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा. इफ़ योर डीड्स आर बैड देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट वॉट यू हैव डन इन योर लाइफ. ऑल्सो हैव फॉस्टर्ड द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. अब ये जो री इनकारनेशन जो हम सोच रहे हैं ना, कि कई बार हमारे पूर्वज जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी कई बार, उनके जाने के बाद भी हम कई बार श्राद्ध करते हैं उनके लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उनके नाम पर हम डोनेशंस देते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले. राइट. सिमिलरली कर्मा जैसे कॉन्सेप्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता है. तो ये जो रिलीजन है इसका इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आपके कास्ट सिस्टम पर. द स्टैटिक रूरल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया स्ट्रेंथन द ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम. अब क्योंकि एक स्टैटिक रूरल सोशल स्ट्रक्चर है, जो गांव का स्ट्रक्चर है स्टैटिक है. स्टैटिक यानी कि चीज़ें चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज दे फॉलो, ये चीज़ें इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होती है, आपको सेम चीज़ें क्या करना है? फॉलो करना है. तो गाँव का जो रूरल स्टैटिक स्ट्रक्चर है, स्टैटिक का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज, अनचेंजेबल, दैट इज़ अनचेंजेबल. तो क्योंकि गांव में वो चीज़ फॉलो होते आ रही है, इसलिए अभी भी वो सारी चीज़ें आगे शहर में भी कंटिन्यू हो रही है. लैक ऑफ एजुकेशन स्पेशली अमॉन्ग द रूरल मासेस. गांव में सारी चीज़ें क्यों कंटिन्यू हो रही है? सबसे बड़ा रीज़न है देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है वहाँ पर. एजुकेशन अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत बड़ी सी डिग्री दे दो उनको. यहाँ पर होता है नॉलेज प्रोवाइड करना कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके बारे में डिटेल नॉलेज उन लोगों को नहीं है. क्योंकि हमारे फोर फादर्स कभी फॉलो करते थे, इसलिए आगे की जनरेशन उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रही है. Now, lack of education has contributed to the growth of caste system in India. Due to illiteracy, people have become orthodox. Orthodox यानी कि जो पुरानी सोच के होते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना हमारे फोर फादर्स भी इन चीज़ों को मानते थे, तो हम ही उस चीज़ को कंटिन्यू करें. तो ऑर्थोडॉक्स यार दे ब्लाइंडली एक्सेप्ट द कास्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. क्योंकि नॉलेज नहीं है, इलिटरेसी रेट ज़्यादा है, इसलिए ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके विश्वास करते हैं जो अगर ये कास्ट सिस्टम हमारे फोर फादर्स फॉलो करते थे तो हम भी फॉलो करेंगे, बिकॉज दैट इज़ राइट. The existence of many races in India resulted in the formulation of strict laws regarding discrimination, such as each race made efforts to preserve its purity. अब existence of many races, एक race नहीं है ना, there are many races which are existing into India. तो हर कोई अपने आप को इसी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी तो होता है ना, आपके रेसेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन भी तो होता है, अलग माना जाता है. तो हर एक रेस अपने आप को प्योर रखने की कोशिश कर रही है कि हमारा जो कल्चर है वो कहीं जाकर ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए. तो इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते रहना है. तो ये जो उनका एग्जिस्टेंस है, ये जो उनकी सोच है, कहीं ना कहीं इसने भी कास्ट सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है. द रूलर्स डिड नॉट एनफोर्स यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड दे रिकॉग्नाइज द वेरियस customs of different groups of people, which in turn encourage the caste system in
इंडिया। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो रूलर्स है, जो अभी फ़िलहाल जो जैसे कि अभी तो राजाओं का दौर नहीं है लेकिन अभी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म यानी कि एक कॉमन कोड जो है वो हर एक रिलीजन के लिए नहीं रखा है, हर एक कास्ट के लिए नहीं रखा है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हर कोई अपने कास्ट के हिसाब से चल रहा है। अगर एक यूनिफॉर्म कोड आ जाए, यूनिफॉर्म कस्टम कोड आ जाए, तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम देन। तो वो चीज़ें रूलर्स जो है, जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है, वो ये सारे लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, नहीं लेकर आ रही है, जिसकी वजह से हर एक कास्ट या रिलीजन अपने हिसाब से ही चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। Lastly, that we have is the hereditary occupation of people, especially in rural areas, kept alive the caste system in India. Hereditary occupation, जैसे मैंने बोला caste system सबसे पहले occupation based था, अभी जो है वो birth based बन गया है। तो hereditary का मतलब होता है जो forefathers से follow होता आ रहा है। तो हमारे forefathers ब्राह्मण्स थे, हम भी ब्राह्मण्स रहेंगे। अगर क्षत्रियास थे, they'll be क्षत्रियास। वैश्यस थे, they'll fall in वैश्यस। If they were शूद्रस, we will fall in शूद्रस only। तो क्योंकि hereditary occupation है, वो लोग भी वही follow करते थे, तो हम भी सेम चीज़ को follow कर रहे हैं। तो ये भी फैक्टर है किस चीज़ के लिए, कास्ट सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। आई होप वी आर क्लियर विद द टॉपिक। ओके, there are two more factors which are responsible, the desire to dominate of the upper caste। यानी जो अपर कास्ट होती है, जो लोग अपर कास्ट में होते हैं, उनकी हमेशा डिज़ायर होती है टू डोमिनेट whom, टू द लोअर कास्ट पीपल, क्योंकि वो हमेशा बड़े बने रहना चाहते हैं और अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते। तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको क्या करना चाहते हैं, हमेशा से डोमिनेट करना चाहते हैं। द ब्राह्मण्स ओवर द लोअर कास्ट गिव फिलिप टू द ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम। नाउ ब्राह्मण्स दे नो वेरी वेल दैट वी आर मोर कनेक्टेड टू गॉड, सो दैट इज द रीजन दे ट्रीट लोअर कास्ट पीपल टू बी इम्प्योर। तो अपनी प्योरिटी को जो उनको मेंटेन करके रखना है, बिकॉज एंसेस्टर्स जो है वो वर्शिप किया करते थे, एंसेस्टर्स हमारे जो पूर्वज थे वो वर्शिप किया करते थे, तो दे वर ब्राह्मण्स, सो इवन वी आर ब्राह्मण्स। तो अपनी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी क्या हो गया, कास्ट सिस्टम जो है वो और ज़्यादा बढ़ता गया हमारी कंट्री में। आइडिया ऑफ एक्सक्लूसिव फैमिली, नाउ सिंस दे आर ब्राह्मण्स दे थिंक वी आर मोर नियर टू गॉड, वी आर, वो लोग अपने आप को कंपेयर टू अदर कास्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं डेफिनेटली। तो इस रीज़न से क्या होता है, एक्सक्लूसिव फैमिली, दैट मीन्स वी शुड बी गिवन सम VIP ट्रीटमेंट बिकॉज वी आर ब्राह्मण्स, वी आर मोर कनेक्टेड टू गॉड। तो समवेयर दीज आर सर्टन थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कास्ट सिस्टम इन आवर country. I hope now we are clear with all the factors which are responsible for the growth of caste system. Now next topic that we have is again an interesting topic because this is talking about your gender wise composition of population. हम demographic composition पढ़ रहे हैं, religion wise हमने पढ़ लिया, अब हम gender wise देखेंगे कि किस तरीके से population की study की जाती है। Okay. Gender ratio is the ratio of females to male in the country. Gender ratio simply क्या बता रहा है, female का ratio compare to male कितना होगा, the ratio of female compare to your male, or we can say the ratio of मेल एंड फीमेल, इनका जो स्टडी होता है दैट इज़ अबाउट योर जेंडर रेशियो। द स्टडी ऑफ जेंडर रेशियो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। अब ये जो जेंडर रेशियो है, ये जो स्टडी है, ये क्यों की जाती है, फॉर द सिंपलेस्ट रीजन दैट दे वांट टू नो व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। प्रेजेंट स्टेटस किस चीज़ में, उनको प्रेजेंट स्टेटस जाना है, लिटरेसी रेट में जाना है, और उससे ज़्यादा फीमेल का पॉपुलेशन कितना है हमारी कंट्री में, ये जानने के लिए आपकी जेंडर के ऊपर जो स्टडी है वो कंडक्ट की जाती है। इन इंडिया द जेंडर रेशियो इज स्क्यूड और बायस्ड इन फेवर ऑफ मेल्स, यानी कि इंडिया में जो जेंडर रेशियो है मेल्स का सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू योर फीमेल। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल भी बनाकर बताया है। पॉपुलेशन ऑफ मेल इज़ 623.7 मिलियन, ओके, जेंडर दिया है, उसके साथ साथ पॉपुलेशन इन मिलियंस में दिया है। तो कंपेयर टू योर मेल दैट इज 623.7, फीमेल का पॉपुलेशन 586.5। तो ये टोटल पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का। इन केस इफ दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, देन इस पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया है। तो मेल का पॉपुलेशन कितना दिया गया है, 623.7, और फीमेल का पॉपुलेशन कितना दिया गया है यहाँ पर 586.5। सो दैट मीन्स कंपैरेटिवली बायस्ड रेशियो है। बायस्ड रेशियो का मतलब होता है मेल के पास ज़्यादा, हमारा जो जेंडर है मेल, उनका रेशियो जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी फीमेल्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री। नाउ देयर इज़ अनदर डेटा दैट आई हैव मेंशन हियर। अगेन द सोर्सेस इज़ योर सेंसस रिपोर्ट्स, जो 2011 में आपका सेंसस रिपोर्ट था, उसी के बेसिस पर हमने क्या किया है, इस डेटा को बताया है यहाँ पर। ओके, नाउ द डेटा बिलो इंडिकेट्स दैट द जेंडर रेशियो ऑफ 940 फीमेल्स टू 1000 मेल्स, दैट मीन्स अगर हम फीमेल का रेशियो देखें तो आउट ऑफ
हर एक 1000 का अगर हम रेशियो पकड़ के चले, हर 1000 रेशियो ऑफ मेल्स पर 940 फीमेल्स ही है। दैट मीन्स यहाँ पर लैक करता है -60, यानी इतनी हमको कमी है किसकी, फीमेल्स की। सॉरी, द जेंडर रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड इन 2011 एज कम्पेयर टू 2001। अब यहाँ पर आपको जो है वो रेशियो दिया गया है फीमेल्स का कि हर एक ईयर में उनका पॉपुलेशन कितना हुआ करता था पर 1000 मेल्स, यानी कि ये सारे ईयर को आपको डिवाइड करना है किससे, 1000 मेल के पॉपुलेशन से। तो आपको पता चलेगा कि अगर हर साल 1000 मेल है तो उनका उस ईयर में फीमेल का पॉपुलेशन कितना हुआ करता था, राइट। अमंग द स्टेट्स केरला हैज़ द हाईएस्ट जेंडर रेशियो ऑफ 1084 फीमेल्स, यानी कि केरला एक ऐसा स्टेट है जिनमें सबसे ज़्यादा फीमेल रेशियो है। यानी कि अगर केरला में 1000 हम पॉपुलेशन पकड़ के चले पर मेल का होगा तो फीमेल का पॉपुलेशन कितना होगा, 1084, यानी कि यहाँ पर +84 है फीमेल्स का पॉपुलेशन। दैट मीन्स केरला में सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन है। एंड हरियाणा हैज़ द लोवेस्ट जेंडर रेशियो ऑफ 877 फीमेल्स, यानी हरियाणा में जो है फीमेल का पॉपुलेशन कम हो जाता है। तो इफ़ देर आर 1000 मेल्स तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पर उनका पॉपुलेशन फीमेल्स का कितना हो गया, 877। Now this we are talking about the state of Haryana. Now again I would like to tell you all, I know very well we will not be able to remember so much of data when it comes to answer, right? तो हमको क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा, ये जो हमने टेबल बनाया है ये हमको याद नहीं रहेगा। हर एक ईयर में हमको बिल्कुल याद नहीं रहने वाला है कि उनका पॉपुलेशन कितना था। तो हमको दो चीज़ याद रखनी है, एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेशियो वाला स्टेट कौन सा है, दूसरा लोवेस्ट रेशियो वाला स्टेट कौन सा है। तो जहाँ पर मेंशन किया है केरला हाईएस्ट रेशियो है, तो हाईएस्ट रेशियो में कितना है, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। सिमिलरली हरियाणा में पॉपुलेशन कम होता है तो कितना है, 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, राइट। तो ये इस तरीके से आपको अपने आंसर में भी लिखना है। अब यहाँ पर ईयर दिया है, हर एक ईयर में फीमेल का पॉपुलेशन कितना था। अगर हम ध्यान से देखें तो 1951 में फीमेल का पॉपुलेशन इम्प्रूव हुआ था, 946, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज़ होना आपका और शुरू हो गया था, 946 कंपैरेटिवली फिर भी ठीक था। इसके बाद जो है फीमेल का पॉपुलेशन वो क्या होने लग गया, डिक्रीज़ होने लग गया था। फिर डिक्रीज़ होने के बाद 2001 में अगर आप देखो तो 933 पर पहुंचा, यानी 1991 के कंपैरिजन में यहाँ पर पॉपुलेशन इम्प्रूव हुआ। उसके बाद 2011 में भी उनका पॉपुलेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। तो दैट इज़ हाउ 1972 था, वहाँ से डिक्रीज़ हुआ 1955 पर, फिर 46, 41, 30, 34, 27, उसके बाद 2001 में राइज हो गया, उसके बाद 2011 में भी राइज हुआ है फीमेल का पॉपुलेशन। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू स्टडी द टेबल एज वेल, क्योंकि जब भी आप टेबल लिखते हो और कोई चीज़ें मेंशन करते हो आपको आंसर लिखने में, यानी अपने आंसर को सपोर्ट करने में, एक प्रूफ देने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो यू नीड टू मेक श्योर if you remember very well only then you write. if you are not able to remember, अब अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो प्लीज़ ये डिटेल्स को मत लिखना, बिकॉज फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो यू नीड टू मेक श्योर कि हर एक ईयर में कौन से फीमेल का पॉपुलेशन कितना रहा है। अगर नहीं याद होता है, सिंपल सी ट्रिक याद कर लो आप लोग, कौन सा स्टेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, कौन सा स्टेट में जिसमें लोवेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहा है फीमेल्स का। ये दो चीज़ों को आप याद रख लो और फिर वही आप अपने आंसर में लिख लेना। Okay, the last statement says that it is to be noted that although the overall gender ratio has improved in 2011 as compared to 2001, but the child gender ratio has declined to 614 females. अच्छा, अब ये तो हम बात कर रहे हैं तुम्हारे एडल्ट्स में कि यहाँ पर 2001 से 2011 में अगर आप देखो तो रेशियो हमारा क्या हुआ था, क्या हुआ था हमारा, 1933 से 1940 में आया, तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो है वो इम्प्रूव हो चुका था, राइट। ये हो गया हमारे फीमेल्स की बात। लेकिन जो चाइल्ड रेशियो, चाइल्ड जेंडर रेशियो भी तो मैटर करता है ना हमारे लिए, चाइल्ड जेंडर रेशियो ये भी तो ज़रूरी है देखना। तो जो बच्चों की एज 0 to 6 ईयर्स में होती थी, दैट मीन्स फॉर फीमेल, ओके, इस एज ग्रुप की हम अगर बात करें, फीमेल्स की, गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करें, हैज़ डिक्लाइन टू 614 फीमेल्स, यानी कि 614 पर आ गया है। पहले कितना था, 927 था, तो यहाँ से कितना हो गया, 614 हो गया है फीमेल्स पर 1000
मेल्स। यानी कि अगर आप ये देखो 927 का डेटा दिया हुआ था ना हमको, यहाँ पर 927 से 933 पर गया। वी आर वेरी हैप्पी कि 933 तक पहुंच गया, लेकिन जो 0 to 6 ईयर्स तक की जो एज होती है बच्चों की, उस एज रेंज में अगर देखा गया तो 927 से डिक्लाइन होकर किधर पहुंच गए हम, सीधा 614 आउट ऑफ 1000 मेल्स इन द ईयर 2001। यानी ये बात चल रही है इस साल की, जब हमने देखा 933 उनका पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गया, लेकिन जो 0 to 6 ईयर्स का चाइल्ड जेंडर रेशियो होता है उसमें उनका पॉपुलेशन क्या हो गया था, कम हो गया था। आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, वी आर क्लियर, राइट? ओके, अगेन सेंसस रिपोर्ट से हमको पता चला है, ये हमारा खुद का कहीं से डेटा नहीं लिया हुआ है, दिस इज थ्रू दी सेंसस रिपोर्ट्स विच इज ऑलरेडी बीइंग मेंशन्ड इन योर टेक्स्ट बुक, फ्रॉम देयर वी हैव टेकन दी डेटा। सो यू नीड टू राइट दिस एज वेल कि दो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन इम्प्रूव तो हो गया था, लेकिन चाइल्ड जेंडर रेशियो में 0 to 6 ईयर्स का जो पॉपुलेशन होता है फीमेल चाइल्ड का, 0 to 6 ईयर्स का पॉपुलेशन होता है, वो सीधा सीधा गिर गया, 927 से डाउन हो गया, सीधा कहाँ पर आया, 614 पर फॉल हो गया इन द ईयर 2001. So make sure you are remembering the data really very well when you are writing your answers. When you give your answers with such either diagrams or tables, you are supporting your answers along with proof, तो there are chances कि आपके marks और ज़्यादा improve हो जाए। अब ये जो बायस्ड जेंडर रेशियो हमको देखने मिल रहा है, तो इसका रीज़न क्या है? सम ऑफ द रीजन्स फॉर स्क्यूड जेंडर रेशियो, क्यों है ये? मेल चाइल्ड का पॉपुलेशन या मेल्स का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और फीमेल का पॉपुलेशन इतना कम क्यों है? ऐसा क्या गुनाह कर दिया है फीमेल्स ने जो उनका पॉपुलेशन डिक्रीज कर दिया है? लेट अस गो थ्रू वन बाय वन। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड इन इंडियन सोसाइटीज़, राइट? मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा, पहला बेबी हो दूसरा बेबी हो, उनको हमेशा मेल चाइल्ड पहले प्रेफरेंस पर रहेगा। क्यों? बिकॉज वो हमारी जनरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाला है। तो क्योंकि सोसाइटी की एक ऐसी मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी की वजह से क्या होता है कि तुम्हारा जेंडर रेशियो में हमेशा एक कमी आ जाती है फीमेल्स के। अगर फर्स्ट चाइल्ड मेल रहा तो दे विल नॉट प्लान फर्दर, अगर फर्स्ट चाइल्ड फीमेल रहा डेफिनेटली पेरेंट्स आर गोइंग टू प्लान अ फर्दर चाइल्ड। वाई? क्या रीज़न है उसका? क्योंकि जब तक हमको हमारे जनरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाला हमको नहीं मिल जाता है, हमको मेल चाइल्ड ही चाहिए, वो हमारा प्रेफरेंस ही रहता है। सेकेंड आता है प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड का मतलब होता है यहाँ पर बच्चे को पैदा होने के पहले ही उसको मार देना। तो फीमेल फीटिसाइड क्यों करते हैं? जब जेंडर का पता चल जाता है, आज भी इलीगल तरीके से कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जेंडर का पता लगा लेते हैं और उसके बाद में जब पता चलता है कि द बेबी विच इज़ गोइंग टू बी बॉर्न सून, वो क्या है, अगर उसका जेंडर फीमेल है, शी इज़ अ गर्ल चाइल्ड, तो उसको वहीं पर मार दिया जाता है किसी तरीके से। तो फीमेल फीटिसाइड ज़्यादा होता है, वो भी एक रीज़न है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ फीमेल्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है यहाँ पर व्हेन यू आर इन्फेंट, जब आप पैदा होने के बाद जब आप एक ऐसी एज में रहते हो व्हेन यू आर कॉल्ड एज इन्फेंट, से फॉर एग्जांपल 0 to 3 years यू आर एन इन्फेंट, 3 years के बाद यू आर टॉडलर्स, राइट? तो जो इन्फेंट होते हैं, इतने छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी ज़्यादा होती है। जब वो मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट भी उनकी ज़्यादा होती है, तो ये भी एक रीज़न है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें तो पता नहीं है कि अब जो बेबी आने वाला है लॉ स्ट्रिक्ट हो गया, तो हम नहीं पता कर सकते उसका जेंडर, तो नहीं पता कर सकते, तो जब वो बॉर्न होता है, बॉर्न होने के बाद में उनको मारना, दैट इज़ योर हाई infant mortality rate of females. Next we have is malnutrition of females, especially among the poor families. Now families who cannot afford good food for the pregnant lady, when they cannot afford good food for the pregnant lady, definitely the child is going to suffer and the female is also going to suffer from malnutrition. That means nourishment उस तरीके की उसको नहीं मिलेगी। Ultimately अगर female child रहेगी तो it is not going to survive for a long period of time. That is the reason, these are some of the reasons why we have such a skewed gender ratio in our country. एक तो male child का preference है, female feticide है, infant mortality rate बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ malnutrition of females because पुअर फैमिली है, उस तरीके का खाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई देयर इज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, ऑल्सो फीमेल फीटिसाइड एज वेल. So these are some of the reasons for skewed gender ratio in our country. Okay, so the next topic that we have is about linguistic diversity. Linguistic is basically talking about the different languages that our country has, as Indian society is a multilingual. That means many languages are there into our Indian society. तो उसके बारे में हम बात करें किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है. Now though you may be speaking Marathi, but you may also be understanding Gujarati, you may also be understanding English, you may also be understanding Hindi, right?
आपकी मदर टंग में तो आप बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस है वो भी हमको कई बार समझ में आती है, और कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज को इतना फ्लुएंटली बोलते हैं ऐसा लगता है कि ये उन्हीं की मदर टंग होगी, राइट। क्योंकि मल्टीलिंगुअल डाइवर्सिटी है ना हमारी कंट्री में, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो हमको पता होती है। सो दैट इज़ द मेजर रीज़न वाई वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी हैव। नाउ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीलिंगुअल पीपल। मल्टीलिंगुअल पीपल का मतलब यहाँ पर वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसी कंट्री में हम रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस है। जैसे हमने पढ़ा था कितनी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है, देयर आर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज विच आर बीइंग मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब इसमें आपको हर एक चीज़ याद नहीं रखनी है, हम मेन क्रक्स जो है इसका समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड 22 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, 22 मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। हाउएवर देयर आर एज मेनी एज 1652 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स दैट आर स्पोकन इन इंडिया। हमको तो ये पता है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कितनी लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में हमको मालूम भी नहीं है। 1652 languages, 1652 languages and dialects which are available and spoken in India। बोली भी जाती है ये भाषा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ 22 लैंग्वेजेस ऐसी है जिसको रिकॉग्नाइज किया है, बोला है कि ये सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है। लेकिन कितनी एग्जिस्ट करती है, अभी हमने पढ़ा 1652 लैंग्वेजेस और ऐसी है जो कि इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। 350 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड एज मेजर लैंग्वेज, यानी कि अब और ऐसी 350 लैंग्वेज भी है जो कि इंडिया में मेजर लैंग्वेज कंसिडर की जाती है, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कौन सी है, सिर्फ 22 मेजर लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। 350 लैंग्वेजेस को मेजर लैंग्वेज बोला गया है, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्निशन उसको नहीं मिला है। विद रेफरेंस टू लैंग्वेज इंडिया ऑफिशियली फॉलोज अ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इंडिया क्या फॉलो करता है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो फॉलो करता है। ब्रॉडली द लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया बिलोंग टू 4 फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब ये जो लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इट बिलोंग्स टू 4 फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। लेट अस गो थ्रू दी 4 फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, देखते हैं क्या है ये और कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, कहाँ से आई है, कहाँ से ओरिजिनेट होकर आई है, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे हम। ओके, अब जैसे हमने पढ़ा था ड्रेविडियन है, ओके इंडो आर्यन से हम शुरू करते हैं। इन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया है हमारे साथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कौन है, हमारी इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो है हमारी इंपॉर्टेंट फैमिली है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, क्योंकि देखते हैं इसने कौन सी लैंग्वेज लाया है। ऑल प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, यानी नॉर्थ और वेस्ट इंडिया की जो लैंग्वेजेस जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो किन्होंने लाया है, इंडो आर्यन फैमिली जो है इन्होंने लाया है। कौन सी लैंग्वेजेस लाए हैं, चलो देखते हैं। हिंदी, यस ऑफिशियली लैंग्वेज हमारी हिंदी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाती हिंदी है। देन वी हैव मराठी, हमारे स्टेट है महाराष्ट्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइडली स्पोकन मराठी है। बंगाली, वेस्ट बंगाल। वी हैव उर्दू एज अ लैंग्वेज ऑल्सो, राइट, स्कूल्स में होता है, पढ़ाया जाता है। दो वर्बली इतना उर्दू नहीं बोली जाती है, लेकिन रिटर्न में है, क्योंकि इसका भी लैंग्वेजेस की स्टडी भी होती है। सो बेसिकली उर्दू इज ऑल्सो लैंग्वेज टू बी कंसिडर्ड। वी हैव गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, ओरिया दैट मीन्स फ्रॉम उड़ीसा। वी हैव कोंकणी लैंग्वेज, संस्कृत, पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, असमीज एंड सो ऑन। सो दीज आर सम ऑफ द लैंग्वेजेस जो इंडो आर्यन फैमिली ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट। इंडो आर्यन फैमिली ने ये वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 72% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि ये वो लैंग्वेजेस है जो इंडिया का 72% पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा बोलता है, बात करता है, यूज़ करता है। रिटन में, ओरल में भी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली लैंग्वेजेस है। किसने लाया है, इंडो आर्यन फैमिली ने ये सारी लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। नेक्स्ट लैंग्वेज देखते हैं, ड्रेविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। ड्रेविडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, अब इन्होंने हमने पढ़ा था ना साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। यस, इट इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। इट इज़ मोस्टली स्पोकन इन सदर्न इंडिया, यानी साउथ पार्ट में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। साउथ पार्ट में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है, कन्नड़ा है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, तुलु है, राइट। ये लैंग्वेजेस हैं जो सबसे ज़्यादा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यानी साउथ में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इट कवर्स अबाउट 25% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी इंडिया के 25% पॉपुलेशन जो है वो ये ड्रेविडियन लैंग्वेज जो हमने अभी भी देखी सदर्न पार्ट की लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप वी आर क्लियर विथ इंडो आर्यन फैमिली हो गया हमारा।
ड्रेविडियन फैमिली हो गया। इंडो आर्यन ने 72% ऑफ द पॉपुलेशन मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। ड्रेविडियन ने 25% लैंग्वेजेस को, 25% ऑफ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ड्रेविडियन फैमिली को इंट्रोड्यूस किया है, विच वी हैव स्टडीड नाउ, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड तुलु। Now next that we have is Sino-Tibetan family of languages। ये भी एक फैमिली है लैंग्वेज की जिन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है। नॉर्थ बिहार में एरिया जो कौन से एरियाज को कवर किया है, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ असम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड सिक्किमीज, लद्दाखी, शेरपा, बोडो, नागा, मणिपुरी, टिपरा, दैट मीन्स ऑल्सो नोन एज तिरुपुरी एंड सो ऑन। तो ये जो लैंग्वेजेस है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये इंट्रोड्यूस किया है आपकी सिनो टिबेटन लैंग्वेज फैमिली, सॉरी सिनो टिबेटन फैमिली ऑफ लैंग्वेज ने ये सारी लैंग्वेज जो है जो कि नॉर्थ बिहार में बोली जाती है, नॉर्थ बंगाल में बोली जाती है, नॉर्थ असम में बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पर, मणिपुरी लैंग्वेज है, तिरुपुरा या तिपरा भी बोल सकते हो, बोडो, नागा, शेरपा, लद्दाखी लैंग्वेज होती है, असामिस लैंग्वेज होती है, सिक्किमिस लैंग्वेज होती है। बेसिकली ये सारी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किसने किया है, इन लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किसने किया है, सिनो टिबेटन फैमिली ने इंट्रोड्यूस किया है। अगर एग्जाम में आपको ये सब कुछ याद नहीं रहता है, आप मैक्सिमम 5 ऐसी लैंग्वेज लिख दो, आप इस तरफ नाम लिख दो। इंडो आर्यन फैमिली कौन सी मोस्टली स्पोकन है ये तो हमको आराम से याद हो सकता है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, उर्दू है, गुजराती है, पंजाबी है। तो ये 5 से 7 नाम हम लोग याद रख सकते हैं। ड्रेविडियन फैमिली में साउथ लैंग्वेजेस कौन सी होती है, कन्नड़ा होती है, मलयालम होती है, तुलु, तमिल, तेलुगु, 5 लैंग्वेज हो गई, बस हमको लिख देना है वहाँ पर। 5 के नाम भी अगर हम याद करके लिखते जाए तो यू विल बी एबल टू सिक्योर योर मार्क्स वेरी वेल। आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर 5 लैंग्वेज के नाम भी आपने याद कर लिए तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू कवर दी नेम्स ऑफ दोज लैंग्वेजेस। सिर्फ आप हवा में बात करके नहीं चल सकते हैं, आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कर सकते ड्रेविडियन फैमिली को हमेशा याद रखना, ड्रेविडियन से रिलेटेड आता है तो साउथ को याद रखना है हमको। किसको याद रखना है, साउथ को याद रखना है हमको। इंडो आर्यन फैमिली, ये जो लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा वाइडली स्पोकन है जो हम हमेशा सुनते हैं वो। बात आती है आपकी सिनो टिबेटन फैमिली की, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या याद रखना है हमको, बिहार साइड याद रखना है, नॉर्थ बिहार, राइट, नॉर्थ बिहार, नॉर्थ आसाम, नॉर्थ बंगाल। कौन सी लैंग्वेज बोली जा सकती है, मणिपुरी लैंग्वेज बोली जा सकती है। देन लद्दाखी लैंग्वेज, लद्दाख को याद कर लो, इसके लिए लद्दाखी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है यहाँ पर। उसी के साथ साथ आपकी शेरपा लैंग्वेज है वो यूज़ आती है, बोडो, नागा। तो ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है। तो आपको सिर्फ नाम याद रखने, एटलीस्ट 5 नाम आपको याद रखने, ताकि आप एग्जाम में नाम लिख कर जो है वो आ सको और अपने मार्क्स सिक्योर कर लो। Now the last family that we have is your Austric languages of India, which belongs to Austro-Asiatic subfamily। ठीक है, कौन सी है, Austric family। Austric family, Austro-Asiatic family को मिलाकर Austric बना है, which are represented by the language of Munda और Kol group। अब ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा सब कुछ याद रखना, यहाँ पर आप सिर्फ नाम देख लो कौन सी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। यू हैव ऑस्ट्रिक ग्रुप में संथली विच इज़ स्पोकन बाय ओवर 5 मिलियन संथल्स। ठीक है, इसके साथ साथ लार्जेस्ट स्पोकन अमॉन्ग दी आदिवासी लैंग्वेज। मुंडारी लैंग्वेज जो है स्पोकन बाय अबाउट 1 मिलियन ऑफ मुंडाज इज अनदर इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रुप। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज जो दिया गया है आपका शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड दिया गया है। तो शेड्यूल ट्राइब्स की जो लैंग्वेज होती है दैट इज मोस्टली स्पोकन बाय दिस ऑस्ट्रिक और ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ओके, मुंडा और कोल ग्रुप याद रखना है, स्पोकन इन द सेंट्रल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कहाँ पर बोली जाती है, सेंट्रल ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये लैंग्वेजेस बोली जाती है। कौन सी लैंग्वेजेस हैं, एंड लैंग्वेजेस ऑफ द मॉन खेमर ग्रुप लाइक खासी एंड निकोबारीज। तो आप सिर्फ क्या करो, लैंग्वेज के नाम जो है वो याद कर लो, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर आपको नहीं याद रहता है, अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ग्रुप एंड द लैंग्वेज। ग्रुप का नाम लिख लो एक साइड में, यहाँ पर आपने ग्रुप का नाम लिख लिया, यहाँ पर आपने उसकी लैंग्वेज का नाम लिख लिया। एक टेबल बना लो आप, ऑस्ट्रो एशियाटिक को याद करने के लिए आप एक टेबल बना लो। उस टेबल में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रुप और यहाँ पर आप लिखेंगे लैंग्वेज। क्योंकि जब आप इस तरीके से लिखते हो अपने आप आपको ऑस्ट्रिक्स जो फैमिली जिन्होंने लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया है अलग अलग ग्रुप के लिए, आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस जो है वो उनकी याद रह जाएगी। दैट इज़ हाउ वन ऑफ द वे टू रिमेंबर द लास्ट पॉइंट, बिकॉज दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट आई नो फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने ये लैंग्वेजेस कभी सुनी नहीं है।
तो आपको शायद नहीं पता चले या नहीं लिखने का आइडिया हो, तो एक टेबल बना दो, ग्रुप का नाम लिख दो, कौन सा ग्रुप कौन सी लैंग्वेज बोलता है, अल्टीमेटली उसको पैराग्राफ में आप फॉर्म कर सकते हो अगर आपको टेबल याद हो गया तो, या फिर अगर आप वो टेबल भी लिख कर आते हो उसके नीचे आप उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, यू विल सिक्योर योर मार्क्स। नाउ विद रिस्पेक्ट टू योर लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला था आपको, मेजर लैंग्वेजेस जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, 22 लैंग्वेजेस विच आर रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल, अगेन शेड्यूल का मतलब होता है एक अपेंडिक्स, एक इंडेक्स जो होता है वो हेल्प कर रहा है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आर्टिकल्स में डिटेल में मेंशन नहीं हो सकती है, इसलिए शेड्यूल होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमको बताता है कि इंडिया में 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेजेस कौन सी हैं जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ये देखो, अब इसमें असामिस है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, बेसिकली जितनी भी लैंग्वेजेस के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए, दीज आर 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज एज पर दी शेड्यूल 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल याद रखना आप प्लीज़, जब भी आप लैंग्वेजेस के बारे में लिखो, यू नीड टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि आपके MCQs में, आपके क्वेश्चन में, आपके MCQs में आपको पूछा जा सकता है कि कौन से शेड्यूल ने लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है, तो आपको याद रहना चाहिए 8th शेड्यूल ने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है, 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल ने। ना मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक हिंदी, अबाउट 43.63%, सबसे ज़्यादा हिंदी लैंग्वेजेस जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद फॉलोड बाय बंगाली है विच इज़ 8.03%। लास्ट में आपकी थर्ड लास्ट आती है आपकी, सॉरी सेकेंड लास्ट आती है आपकी मराठी विच इज़ 6.86%, एंड देन लास्टली इज़ योर तेलुगु। तो इस तरीके से हिंदी, बंगाली, मराठी एंड तेलुगु, दीज आर दी 4 लैंग्वेजेस विच आर वाइडली स्पोकन, आउट ऑफ विच हिंदी आपका पहला नंबर पे है, फॉलोड बाय बंगाली विच इज़ ऑन सेकेंड, देन वी हैव मराठी विच इज़ ऑन थर्ड, एंड देन लास्टली वी हैव तेलुगु विच इज़ ऑन 4th नंबर। सो दैट इज़ हाउ यू will be able to remember that परसेंटेज। अगर आपको याद नहीं रहता है तो प्लीज़ डो नॉट राइट द एग्जैक्ट परसेंटेज, आप उसको रैंकिंग दे सकते हो कि दीज आर दी वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया। नाउ टॉप 10 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है। उसी के साथ साथ इस टेबल के जरिए एक, जैसे कि अगेन एक स्टडी कंडक्ट होती है हर साल, तो सेंसस 2011 के हिसाब से दीज आर दी टॉप 10 लैंग्वेजेस विच आर वाइडली स्पोकन इन आवर कंट्री। नाउ देयर आर सर्टन स्टेट्स विच आर बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं। यहाँ पर आपको अ फॉर्म ऑफ केस स्टडी यहाँ पर दिया हुआ है। इन इंडिया स्टेट्स आर फॉर्म मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुए हैं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस सम स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द लैंग्वेज बेसिस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद भी स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं किसके बेसिस पे, लैंग्वेज पे। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, पंजाब वॉज डिवाइडेड इंटू पंजाब एंड हरियाणा इन 1966 एंड बॉम्बे स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 1960। तो स्टेट को आपके लैंग्वेज के बेसिस पे क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ईयर्स आपको याद रखने हैं और उसी के साथ साथ स्टेट के नाम भी आपको याद रखने हैं एज एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। Now before independence, Odisha was the first state to be formed on the basis of language. इंडिपेंडेंस के पहले की अगर हम बात करें तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हो गया था, और उसी के साथ साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था, लेकिन दैट वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, बिफोर इंडिपेंडेंस कौन सा स्टेट है, उड़ीसा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा स्टेट है। अगर आपको ईयर याद नहीं रहते हैं दोनों के, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट रिमेंबर बिफोर एंड आफ्टर, at least try to remember before independence and after independence। ये अगर आप याद रख लेते हो, you will be able to understand which state was formed in the year before independence or after independence। Now official language of India, now as of now it is considered as Hindi to be the official language of India। क्यों? क्योंकि 43.63% widely spoken है हिंदी, तो हिंदी is recognized as the official language of India। याद रखना, official religion नहीं है इंडिया का, लेकिन official language है। official religion इंडिया का नहीं है, official language है, and the official language is हिंदी। इंग्लिश जो है secondary language consider किया जाता है हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि जब हमको इंडिया के बाहर अगर किसी से बात करनी होगी तो हम एक सेकेंड लैंग्वेज है जो कंसिडर करते हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो इंडिया में इंग्लिश इज़ कंसिडर टू बी दी सेकेंडरी लैंग्वेज।
द ऑफिशियल लैंग्वेज बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन 1963, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड जो ऑफिशियल लैंग्वेज बिल था 1963 में पार्लियामेंट में पास किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। दिस बिल प्रोवाइड्स दैट द इंग्लिश लैंग्वेज में बी यूज्ड इन एडिशन टू हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर जो आपके लोकसभा में बिल पास किया गया था उसमें क्या बोला गया था कि इंग्लिश जो है वो सेकेंडरी लैंग्वेज रहेगी, सपोर्टिंग लैंग्वेज रहेगी, प्राइमरी लैंग्वेज जो हमारी होगी ऑफिशियल होगी वो हमारी हिंदी होगी। In 1965 हिंदी वॉज मेड द प्रिंसिपल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब हुआ क्या था यहाँ पर 1965 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया था। अब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बोल दिया गया था तो उससे क्या हो गया था, एंटी हिंदी राइट्स चालू हो गए थे, झगड़े चालू हो गए थे, दंगे हो गए थे। क्यों? क्योंकि हिंदी को आपने ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे बनाया, हमारी भी तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है, हमको हिंदी नहीं आती। अब जिनको, जब सदर्न स्टेट्स है जहाँ पर जिनको हिंदी नहीं आती है, या तो उनको साउथ इंडियन लैंग्वेज ही आती है या तो उनको इंग्लिश आती है, तो हिंदी को ऑफिशियली लैंग्वेज उन्होंने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था। तो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल इन 1967 राइट्स हो गए थे इस चीज के लिए। द एंटी हिंदी एजिटेशन वाज सो स्ट्रांग इन तमिलनाडु दैट इट ऑलमोस्ट सेपरेटेड तमिलनाडु फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब ये एंटी हिंदी एजिटेशन जो है, अब ये इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया था कि तमिलनाडु ने अपने आप को कंट्री से ही अलग करने की बात कर दी थी। अगर हिंदी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है देन वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। Therefore, in 1968, the Parliament passed the Official Amendment Act in 1968. यानी अब 1968 में क्या किया, पार्लियामेंट ने फिर सोचा भाई किसी और के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट को बुरा नहीं लगना चाहिए उनके लैंग्वेज के लिए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट पास किया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस लाना। जो आपने बिल पास किया होता है उस पास बिल में जब आप चेंजेस लाते हो उसको अमेंडमेंट बोलते हो, तो उन बिल में चेंजेस लाना। दिस एक्ट गेव अ स्टैट्यूटरी गारंटी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अब इन्होंने क्या किया, एक गारंटी दिया किसको, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। कौन से थे यहाँ पर जो भड़क गए थे, सदर्न इंडिया और वेस्ट बंगाल। गुस्सा आ गया था उनको, हिंदी को क्यों ऑफिशियली आपने रिकॉग्नाइज किया, तो उनको क्या गारंटी दी थी, इंग्लिश वुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय हिंदी फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस अनलेस एंड अनटिल द स्टेट्स आर रेडी फॉर स्विच ओवर। यानी इंग्लिश को हम कुछ भी करके रिप्लेस नहीं करेंगे। दे वर डिमांडिंग फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन क्या बोला गया, इंग्लिश को हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, मातृभाषा है हमारी, हम उसमें सबसे ज़्यादा बात करते हैं, राइट। तो हम उसको रिप्लेस करके किसी दूसरे कंट्री का कल्चर कैसे लेकर आ सकते हैं। इंग्लिश हमारी तो लैंग्वेज है नहीं, सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो हम उसको रिप्लेस नहीं करने वाले किसी भी तरीके से। लेकिन इसी के साथ साथ क्या बोला है, द अडॉप्शन ऑफ दिस बिल लेड टू एंटी इंग्लिश राइट्स इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब अडॉप्शन ऑफ दिस बिल ने क्या किया, एंटी इंग्लिश राइट जो है नॉर्थ इंडिया में वो शुरू कर दिया। एंड रिपल्शन देवर अगेन एंटी हिंदी राइट्स इन सदर्न स्टेट्स। अब इसी बात को लेकर हर जगह जो है वो झगड़ा चालू हुआ था। नॉर्थ वाले भी भड़क गए इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश को मत रखो, साउथ वाले भड़क रहे कि हिंदी को मत रखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस रीज़न से राइट्स जो है वो चालू थे। Now, official language of the states. As far as states are concerned, the Indian Constitution has allowed the respective state legislature to recognize some languages for intra-state official transaction. In short, ये क्या बोल रहा है कि जब एंटी हिंदी राइट्स चालू थे, एंटी इंग्लिश राइट्स चालू हो गए थे आपके सदर्न पार्ट में और आपके नॉर्दर्न पार्ट में, तब क्या बोला गया इनको कि जो भी स्टेट है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, आपके काम के लिए आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अपनी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ये डिमांड नहीं कर सकते हो कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, क्योंकि हम दोनों ही चीज़ें नहीं कर सकते। तो अपने अपने स्टेट में आपको अलाउड है कि आप अपनी जो लैंग्वेज जो सबसे ज़्यादा वाइडली स्पोकन है आप उसका यूज़ कर सकते हो। This provision thus recognized that the right for substantial section of states population to have the language spoken by them to be recognized for official purpose within the state। यानी कि ये क्या बोल रहा है, ऑफिशियल पर्पस के लिए ही आप यूज़ करते हो और विद इन द स्टेट ही आप अपनी लैंग्वेज जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। we are done with this topic of linguistic diversity जो है हमने कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग था लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना, आई बिलीव। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि रीजनल वेरिएशन होगा, जो रीजन्स के ऊपर होगा, उसके साथ साथ आपके अर्बन रूरल कैरेक्टरिस्टिक और कैसे डाइवर्सिटी हमारी इंडियन सोसाइटी में एक डिफरेंस लेकर आती है। डेफिनेटली वी विल कवर इन द लास्ट पार्ट। टिल देन stay tuned to our lectures and do like, share and comment. In case if you have any advice, you are always welcome. Thank you very much.